नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही अपनी अलग राजनीतिक शैली और लोगों के जन समर्थन और विश्वास के पर्याय माने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण शर्मा जी। बातचीत का सिलसिला हम इसी बात से शुरू करेंगे, इतिहास के उस पन्ने से शुरू करेंगे जब आपने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी। किस ढंग से वो युवा जो 70 के दशक में अचानक से राजनीति में सक्रिय हुआ, सहकारिता आंदोलन से जुड़ा और आज राजनीति में एक जाना माना नाम बन गया। सत्यनारायण शर्मा जी की वो राजनीति किस ढंग से शुरू हुई? देखिए, मेरा पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर फैमिली रहा है और मेरे पितामह को पद्म भूषण अवार्ड हुआ है। वो एक इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे और कवि थे। और हमारे ग्रैंडफादर ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और चूंकि संस्कार में मुझे विरासत में साहित्य सेवा और समाज सेवा करने का संकल्प मेरे पितामह ने दिलवाया था। 1970 में छात्र जीवन के तत्काल बाद में राजनीति में भी सक्रिय हुआ और युवक कांग्रेस में स्टेट बॉडी में भी मैं रहा हूं और उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी जुड़ा रहा और लगातार एक लंबा संघर्ष करके मैंने अपनी स्थिति बनाई है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि इस मेरे जीवन के संघर्ष में कभी भी मुझे कहीं पर भी निराश नहीं होना पड़ा। राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? किसे आप आदर्श मान के चलते रहे और क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से आप राजनीति की उस क्षेत्र को चुना जिसे सहकारिता कहते हैं, उस क्षेत्र में आपने ज्यादा ध्यान दिया, फिर वहां से आप उभर के सामने आए? देखिए, सहकारिता का क्षेत्र मूलतः किसानों से जुड़ा हुआ और आम जनता से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में माननीय विद्याचरण जी शुक्ल, माननीय श्यामाचरण जी शुक्ल, जिनका अत्यधिक व्यापक प्रभाव था और मेरी मानसिकता जो थी हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ में रही है। जो ऐसे लोग जो अपने आप को असहाय पाते थे, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं और थोड़ा सा यहाँ पर एक राजनैतिक परिवर्तन भी देखने को मिला है और ये उन कारणों को तलाश करना चाहिए पर्यवेक्षकों को या विश्लेषकों को जिसके कारण मुझे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से जुड़ना पड़ा। यही बात मैं भी जानना चाह रहा था। अर्जुन सिंह से आप जुड़ गए, उसके बाद का जो समय रहा काफी संघर्ष रहा और गुटों में बटी हुई राजनीति से अलग आपकी जो यात्रा रही। कहा जाता है कि आप एक तरीके से निर्गुट जो मार्गीय नेता हैं उस दौर में गुजरे और वहां से अपना एक रास्ता आपने बनाया। तो ये दौर कैसा था? आप वहां पर किस ढंग से अपने आप को प्रभावी रूप से स्थापित कर पाए? तिवारी जी, मैं गुटबाजी में यकीन नहीं करता और चूंकि मेरे पिता ने नेहरू परिवार पर किताबें लिखी हैं। मेरे पिता ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इसलिए मेरे परिवार का, मेरे पितामह का मुझ पर असर, नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो आकर्षण रहा है वो जीवन पर्यंत रहेगा और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श जीवन चरित्र का प्रभाव मुझ पर पड़ा है। और यही कारण था कि समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए मैंने हमेशा काम किया और यहाँ पर जो चिंतन था वो हैव और हैव नोट की स्थिति जैसी रही। मैं हैव नोट के साथ हमेशा रहा, जिनके पास बहुत कुछ है, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो संपन्न लोग हैं। मेरा कदम उनके साथ कभी नहीं चला। मेरा कदम उनके साथ चला जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो अपने पैरों पर खड़े होने की हैसियत नहीं जुटा पाते। और यही विचारधारा से मेरे साथ जीवन पर्यंत रहेगी। और उसके बाद अर्जुन सिंह जी के साथ राजनीति में मैंने काम किया। रविशंकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से लेकर के कोऑपरेटिव मूवमेंट की विभिन्न संस्थाओं में मैं लगातार काम करता रहा। दिग्विजय सिंह जी भी उस वक्त युवक कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे। मैं उसमें स्टेट बॉडी में उस वक्त एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी रहा हूं यूथ कांग्रेस का। और उसके बाद पहली बार मुझे 1985 में
इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मुझे बुला करके चुनाव लड़ने का आदेश दिया और उस वक्त मैंने चुनाव अच्छे वोटों से पहली बार मंदिर सोच से, जो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें 60,000 वोटर उस समय थे, उससे चुनाव लड़ करके मैंने विजय हासिल की और 5 बार लगातार कांग्रेस पार्टी का मैं वहीं से मैं मंदिर सोच से चुनाव जीतता रहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में आप एक तरीके से छत्तीसगढ़ के अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर पावरफुल रहे। तो सेवक हूँ, सेवक रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मानसिकता लोगों की सेवा करने की रही। मैं राजनांदगांव जिले का प्रभारी मंत्री था, छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांकेर जिले का प्रभारी मंत्री रहा, दुर्ग जिले का प्रभारी मंत्री रहा और रायपुर जिले में जितनी सेवा कर सकता था। मेरा ये संकल्प था कि मेरे रहते किसी के भी पैर में कांटा भी नहीं चुभना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। और इस सिद्धांत पर मैंने राजनीति शुरू की। ईश्वर की कृपा रही और लोगों का आशीर्वाद रहा कि मेरी लोकप्रियता को कोई रोक नहीं सका। लेकिन तिवारी जी 2008 में मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। मैंने उसे जनता का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और लगातार 5 वर्ष तक जनता की सेवा की। मेरा संकल्प था कि मेरी सेवा में ताकत होगी तो जनता का दिल में एक दिन जरूर जीत लूंगा। जी, लोगों की सेवा आप लगातार करते रहे और इसीलिए लोगों के दिलों में आपका अलग स्थान है। पर क्या सत्यनारायण शर्मा राजनीतिक में या कांग्रेस में नेताओं में वो स्थान बना पाए या फिर आपको लगता है कि आपने लोगों की सेवा के कोशिश में अपने जो राजनीतिक दुश्मन है वो ज्यादा बना लिए? देखिए, राजनीतिक दुश्मन मेरे बढ़ते प्रभाव को देख करके, और ये भी हो सकता है कि मैं सबसे मिलते जुलते रहा हूं, स्वयं एक राजनीतिक वैमनस्यता पैदा आज के जमाने में हो रही है जो देश का दुर्भाग्य होगा। और इस कारण मेरा प्रतिस्पर्धा में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, बुद्धि कौशल में मुकाबला नहीं कर सकता है, काम में मुकाबला नहीं कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि वो लोग दुश्मन बनेंगे और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी रहा। मैंने कहीं पर भी अपनी कहीं परिक्रमा लगाने की कोशिश नहीं की और न मैंने इस बात का कभी फायदा उठाया कि मेरे पितामह गांधी नेहरू परिवार के नजदीकी रहे हैं और उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड हुआ है। मैंने कहीं उल्लेख भी नहीं किया और न ही मैंने उनके सद्गुणों को धारित करता रहा, लेकिन उसका उपयोग कभी नहीं किया। लेकिन आप पर ये जब आपने राजनीति की शुरुआत की तो ये भी बात आती है कि शुक्ल परिवार के खिलाफ आप खड़े हुए और इसीलिए आप एक विचारधारा से जुड़ गए और आपकी राजनीति को मदद मिली। क्या ऐसा था? शुक्ल परिवार के विरोधी रहे क्या आप? देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं रहा और शुक्ल परिवार तो हमारे आदर्श रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया, हैव नोट की बात जब सामने आई तो मैं हैव नोट के साथ में रहा हूँ, उन गरीब लोगों के साथ में रहा हूँ जिनके बदन पर तन ढकने के लिए एक वस्त्र भी नहीं रहता, उनके जो 1 जून वो मुश्किल से भोजन करते हैं और जिनकी कोई मदद नहीं करता। मैंने हमेशा उनका साथ दिया और यही कारण है कि दूसरे प्रभावशाली नेताओं की नाराजगी का सामना मुझे निरंतर करना पड़ा और काफी संघर्ष के बाद मुझे फिर मंत्रिमंडल में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने शामिल किया और उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास जो भी विभाग रहा है उस विभाग में हमेशा मैंने तरक्की करके ही दिया है और कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे मेरे पास सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो या अन्य माइनिंग डिपार्टमेंट हो, किसी को तकलीफ नहीं दी। और इन सब चीजों को लेकर के मुझ पर आज तक किसी को भी लांछन लगाने या उसकी पुष्टि करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, न कोई पुष्टि हो चुकी है, हो सकी। जी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, शिक्षा विभाग आपके पास था, शिक्षा की एक बड़ी जरूरत थी छत्तीसगढ़ में कि शिक्षा क्षेत्र में बड़ा विकास हो। आपने जो नारा दिया कि
पढ़वो बढ़वो, जी, ये नारा आज देश में फैल चुका है, देश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप अभी भी क्या महसूस करते हैं? आपके सरकार में अब जो भाजपा सरकार है, कितना अंतर पाते हैं और क्या अभी भी बड़ी जरूरत बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में विकास की? देखिए, सर्वाधिक प्राथमिकता शिक्षा को मिलनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे सशक्त माध्यम है। जब मैंने कॉल दिया उस वक्त मैंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे हमारे अच्छे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते, और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो स्कूल तो जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक से पढ़ाने में उनकी रुचि नहीं है। और जहाँ तक सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का है, हमारे देश में दोहरे मापदंड हैं। ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अभावग्रस्त व्यवस्था है, शहरी अंचल में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूर्ण संपूर्ण सुविधा युक्त व्यवस्था है। इस तरह से डबल स्टैंडर्ड हो जाने से हमारे गांव के बच्चे किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। अभी हो ये रहा है कि स्कूल भवन है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल भवन नहीं है, और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिल रहा है कि अनुपातिक बच्चों के अनुपात में शिक्षक की बहुत कमी देखी जाती है। और ऐसे विषय हैं जहां टीचर उपलब्ध है लेकिन वो विषय स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए टीचर की उपयोगिता भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। सत्तू भैया, आपका एक राजनीतिक अनुभव रहा, प्रशासनिक समझ रही, आपकी कार्यशैली को भी सब जानते हैं, पर क्या आपको महसूस होता है कि पार्टी ने आपको उतना महत्व नहीं दिया, आपकी कार्यक्षमता का उतना प्रयोग नहीं किया, एक तरीके से आप किनारे करते गए, कुछ नेता आपको ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, अब ये अपनी पार्टी की बात है, अपनी पार्टी की बात के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मेरे कार्यकारी अध्यक्ष जब मैं बना उस वक्त मुझे पूरे प्रदेश में दौरा करने की इजाजत मिली होती तो इसका व्यापक प्रभाव कुछ और होता, कार्य विभाजन हुआ होता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात सोची गई होती तो इसका नतीजा कुछ और बेहतर आ सकता था। लेकिन मेरी पार्टी ने जो कुछ भी मुझे दिया मैं संतुष्ट हूं, मुझे इस संबंध में कुछ कहना नहीं है। बेहतर व्यवस्था के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास होने चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। ये आज की राजनीति में जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जाति को आधारित राजनीति बनाई जा रही है, क्या उसका खामियाजा सत्यनारायण शर्मा को भुगतना पड़ा है? क्या जातिगत राजनीति पर ज्यादा केंद्रित कांग्रेस हो गई है, इस वजह से सत्यनारायण शर्मा जैसा व्यक्तित्व बड़े पदों में या अध्यक्ष नहीं बन पाया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया? देखिए, इसमें आम जनता के बीच में तो ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी में इस तरह की बात करने के लिए मुझे इजाजत नहीं है। लेकिन एक बात और एक दौर और था जब जात पर न पात पर की बात की जाती थी। आजकल जाति समीकरण हर व्यक्ति देख रहा है और उसके चलते पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल दो बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि इंसानियत हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म है। अगर इस दो बातों को सभी राजनीतिक दल अंगीकार कर लें, शायद हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ाती है। आपके परिवार से भी लोग राजनीति में हैं, आपके पुत्र हैं, क्या ऐसे आरोप सही हैं और क्या ये आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए, वो लोग ये आरोप लगाते हैं जिन लोगों में एक तरह से सक्षम जो लोग नहीं हैं, अपने आप को अक्षम पाते हैं और उनके सामने कोई चारा नहीं रहता, इस तरह के इसलिए के आरोप लगाते हैं। परिवार में जो वातावरण मिलता है उसी वातावरण का असर परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है, चाहे मेरा बेटा हो या और किसी की बात ले, या राष्ट्रीय स्तर पर हम नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी का व्यापक प्रभाव हमारी अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी पर पड़ा। उन्होंने देश के लोगों की सेवा की और उनका जीवन, उनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते। उसके बाद राजीव गांधी जी ने जो सेवा की, कैसे भुलाया जा सकता उसको, जो देश के लिए काम आए, देश के लिए कुर्बान हुए, उन पर परिवारवाद का आरोप लगाना एक तरह से सरासर बेईमानी है। अब राहुल जी के पश्चात माननीय सोनिया जी और राजीव गांधी जी के पश्चात
माननीय सोनिया जी और राहुल जी देश की सेवा करने में आगे आ रहे हैं, तो जनता को या इसे स्वीकार करना चाहिए। और विपक्षी दलों को इस पर क्यों परेशानी हो रही है, क्यों इतराज हो रहा है? लेकिन बड़े लीडरों केवल को जो है फॉलो छोटे नेता भी कर रहे हैं। आप भी अपने पुत्र को ला रहे हैं, अजीत जोगी भी अपने पुत्र को ला रहे हैं, तो इस तरह की परंपरा जो बन रही है इस पर नहीं, क्या? परंपरा का सवाल नहीं है। मैंने ये इसलिए कहा, परिवार में जो वातावरण दिखाई देगा, जिस परिवार में शिशु जिस वातावरण में पनपेगा, बढ़ेगा, पलेगा, उसका व्यापक असर रहता है। और इसलिए जब कोई बच्चा किसी राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, कोई नौजवान प्रवेश करना चाहता है, परिवारवाद की बात कहाँ से आ गई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अपनी अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग काम करते हैं। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में परिवारवाद का आलोक बेईमानी है और किसी तरह को कोई आधारहीन बातें हैं। जी, आपकी बात सही हो सकती है अपने स्तर पर क्या आपको लगता है कि पार्टी में पूरी तरीके से बदलाव की बड़ी जरूरत है? खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मौजूदा परिस्थिति में आप किस ढंग से देखते हैं और कैसे कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है, क्योंकि इतनी बार हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है? देखिए, जब पिक एंड चूज की बात होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात होती है, लव मी एंड लव माई डॉग, इस सिद्धांत पर कोई भी व्यक्ति नेता चलता है तो पार्टी को क्षति होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। पार्टी प्रमुख को बहुत ही विनम्र, सौजन्यशील होना चाहिए और खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर कहीं पर विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद को कैसे सुलझाया जाए इसकी कोशिश करनी चाहिए। और किसी तरह से बड़ा हृदय लेकर के, विशाल हृदय लेकर के, बिना किसी आग्रह पूर्वाग्रह के जब राजनेता काम करेंगे तो सब उत्साहित होंगे और सभी को भावनाएं ठीक रहेंगी, वैमनस्यता कम होगी, कटुता कम होगी। सबको सम्मान देने से खुद को सम्मान मिलता है और सबके बीच में दरार डालने से खुद व्यक्ति के विचारों में दरार आ जाती है। और जहां इस तरह की वर्किंग है वहां किसी का भला नहीं हो सकता। इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी रही कि आपने क्या टिकट लेने से इनकार किया था या चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, आप केवल विधानसभा लड़ते रहे? आपको जानबूझ के क्या लोकसभा चुनाव में झोंका गया? बात ऐसी है, वो बात पटाक्षेप हो गया, उस बात में मैं दोबारा कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि मैंने हमेशा हाईकमान के आदेश को सिरोधार्य किया है। मैंने कभी चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया और न ही मैंने कभी अनिच्छा जाहिर की। ये वक्तव्य गलत था कि सत्यनारायण शर्मा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसी बात को सोच समझ करके और सुलझे तरीके से कहा जाता तो इसका नतीजा बहुत अच्छा निकल सकता था। मेरे साथ जिसने जो किया, जैसा भी किया, वो आम लोकसभा के सब कार्यकर्ताओं को मालूम है किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसने मेरा अहित किया, किसने अहित किया, कितना साथ दिया, कितना साथ नहीं दिया, और कितने लोग बिके और कितने नहीं बिके। ये कार्यकर्ताओं से छुपी बात नहीं। सत्यनारायण शर्मा जी, ये क्या आप महसूस करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जानबूझकर ऐसे समय में आपको ढकेला गया जब मोदी लहर चल रही थी, या फिर ऐसे विवाद पैदा किए गए जिसकी वजह से आपको प्रभावित किया जाए, आपके वोटों को प्रभावित किया जाए, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? मेरे क्षेत्र में इस बात का प्रचार किया गया कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा विधायक मिला है, ये विधायक हमें छोड़ करके चला जाएगा तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। मेरे क्षेत्र में प्रभाव किया गया और सार्वजनिक मंचों से भाषण दिया गया कि सत्यनारायण शर्मा हार भी जाएंगे तो विधायक तो रहेंगे ही। कांग्रेस के नेताओं ने भी दिया, तो इसका विपरीत असर भी हुआ है। सोच समझ करके, हर आदमी को सोच समझ करके अपनी बात कहनी चाहिए थी, जो लोगों ने नहीं कही। मेरी तकदीर में जो कुछ लिखा है, मतदाताओं को फैसला मुझे मान्य है, लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो अटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो स्थिति कभी नहीं आने देनी चाहिए पार्टी। वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी, उसमें भी ये बातें आई कि आपको पूछा नहीं गया, आपसे सलाह नहीं ली गई, और कार्यकारिणी को लेकर जो तरह तरह की बातें हैं जिससे संगठन को किस ढंग से महसूस करते हैं आपकी, क्या वो संगठन अब उतनी मजबूती से खड़ा है? मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, न मुझसे पूछा गया, न पूछने की जरूरत समझी, लेकिन मुझे किसी बात पर कोई कुछ कहना नहीं है। जिनको सत्ता या शक्ति मिलती है, अधिकार मिलता है, जिनको बड़ा पद मिलता है, वो जैसा चाहे पार्टी को चलाएं, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सबके सलाह मशवरा से
अगर पार्टी चलती है तो इसका नतीजा बेहतर होता है। जी, अब सामने नगरीय निकाय चुनाव हैं, संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आप किस ढंग की सलाह देंगे संगठन को और अपनी? मुझे कुछ नहीं कहना, जिसकी विनिबिलिटी हो, जो जीत सकता हो, जो पार्टी को ताकत दे सकता हो और स्वच्छ राजनीति में जिसकी स्वस्थ छवि हो, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आदमी का बचाव, हर आदमी का बचाव उसका आचरण करता है, उसका कंडक्ट करता है। मेरा भी बचाव करने के लिए कोई आने वाला नहीं, मेरा खुद का व्यक्तित्व, मेरा कंडक्ट, मेरा आचरण मेरा बचाव करेगा। और ऐसी परिस्थिति में जिसको जैसा पार्टी टिकट देगी सब सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमजोरी रही है कि पार्टी में ऐसे लोग रहे हैं, कहा जाता है कि फूलछाप कांग्रेसी हैं जो मदद तो चुनाव में भाजपा को कर देते हैं लेकिन पार्टी में ही मौजूद रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, पार्टी के देखने का काम है, पार्टी की जिम्मेदारी की बात होती है। जो पद पा गए हैं वो और ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। अगर वही लोग ठीक से काम करेंगे, चिन्हित करेंगे, कामों को ठीक करेंगे, समन्वय बनाएंगे, सबका सहयोग देंगे तो पार्टी की बात तो ये उठती है कि चिन्हित करना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदार लोग जाने बता सकते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारा हाईकमान को देखना चाहिए कि उसको ऐसे लोगों को चिन्हित करें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आपकी नजर में एक लाइन में किस ढंग की है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, यहाँ ईमानदारी के साथ सरकार का एक खजाने का एक एक पैसे का सदुपयोग हो, करप्शन बिल्कुल किसी कीमत पर ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, पिक एंड चूज के आधार पर कोई कार्रवाई ना हो और लोक हित में सब काम किए जाएं, वो सरकार अच्छा काम करने वाली सरकार की श्रेणी में गिनी जाती है। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो सख्त कदम उठाएं, ऐसे तबकों पर कड़ी कार्रवाई करें जो बेईमानी के रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे इसमें आईएएस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो। जब तक प्रदेश का मुखिया सख्त कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा तब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आप अपने विनोदी स्वभाव के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। विधानसभा में जो आपका स्वरूप होता है, एक हास्य और विनोद में आप बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। ये पुट आपके अंदर कैसे आया, किस ढंग से आप? देखिए, नीरस बने रहना जड़त्व को प्राप्त करने के समान जैसा है। मनुष्य को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, मनुष्य को प्रफुल्लित रहना चाहिए और हास्य विनोद जीवन की कला है। एक तरह से हम हमेशा 24 घंटे बहुत गंभीर रहेंगे तो हमारी सेहत पर इसका विपरीत असर भी पड़ता है। मैं बड़ी से बड़ी बात बड़ी सफाई से कह देता हूं और वो असर करती है, चोट करती है। और आलोचना समालोचना इसमें से लोगों को ढूंढना चाहिए क्या है क्या नहीं है। यही सोच है जो आपको राजनीति में बाकियों से अलग करती है और राजनीति का जो अनुभव है वो भी यही कहता है कि आपके पास वो विशाल अनुभव है जिसके आधार पर आप जनता से जुड़े रहे, जनता की बातों को समझा और यही वजह है कि आप लोकप्रिय हैं और आज आपको लोग हाथों हाथ उठाते भी हैं। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगली बार नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।